अच्छा भाई, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म्स। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने लेट कर लेना है, किसके बराबर, एस एन के बराबर। आपने पूरा क्वेश्चन लेट कर लिया, जैसे हम 9th क्लास में लोगैरिथम को एक्स के बराबर लेट कर लेते थे। ठीक है, 3 + 6 + 15 + 42 + 123 एंड सो ऑन टू एन टर्म्स। सबसे पहले आपने लेट कर लिया। लेट करने के बाद आप ये देखेंगे कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं 6 में से 3 माइनस करवा रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3। ठीक है, अगर मैं 6 में से 3 माइनस करवा रही हूँ आंसर आ रहा है 3। अगर मैं 15 में से 6 माइनस करवाऊँ तो आंसर आएगा 9। अगर मैं 42 में से 15 माइनस करवाऊँ तो आंसर आएगा 27। अगर मैं 123 में से 42 माइनस करवाऊँ तो आंसर आएगा 81। यानी मुझे पता चला कि यहाँ पे माइनस करवा के जो डिफरेंस आ रहा है वो मुख्तलिफ आ रहा है। मेथड डिफरेंस चेंज आ रहा है, मतलब सेम वैल्यू नहीं आ रही माइनस करवाने के बाद। तो यहाँ पे हम एक मेथड यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ मेथड ऑफ डिफरेंसेस। आपको ये लाइन याद रखनी है। जब भी आपके पास माइनस दूसरी वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से माइनस करवाने वक्त अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही तो हम मेथड ऑफ डिफरेंसेस का यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या है? मेथड ऑफ डिफरेंसेस ये है कि पहले पूरी इक्वेशन आप पहले वाली उतार लेंगे। क्या है इक्वेशन? 3 + 6 + 15 + 42 + 123 एंड सो ऑन टू कितनी टर्म्स हैं? n टर्म्स। ठीक है, अब मेथड ऑफ डिफरेंसेस हमें ये कह रहे हैं कि इसी इक्वेशन को दूसरी वैल्यू से माइनस करवाना शुरू कर दो। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है? 6, यानी कि ये सेम इक्वेशन होगी लेकिन इस तरह दूसरी वैल्यू से नीचे की तरफ आप लिखना शुरू करेंगे। समझ आया? यानी कि ऐसे ऐसे आ रहा होगा, फिर 42, फिर 123, देन कौन सी टर्म्स हो जाएंगी? an टर्म्स हो जाएंगी। an टर्म्स ये आप सपोज कर लेते हैं। अब आप इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको करवा देंगे माइनस। अच्छा, आपको पता है माइनस करवाते हुए रूल चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाते हैं। ये रूल है, सबके साइन हमने चेंज कर दिए हैं माइनस में। इसको हम माइनस करवा देंगे। 3 एज इट इज़ आ गया। 3 एज इट इज़ आने के बाद जो बाकी वैल्यूज़ हैं, 6 में से 3 माइनस करा, आपके पास 3 बचा। 15 में से 6 माइनस करा, 9 लिखें या 3 की पावर स्क्वायर लिखें, प्लस 42 में से 15 माइनस करा 27, 123 माइनस 42 81। फिर 123 हम नहीं लिखते क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। देन अब आप ऊपर वाली वैल्यू देखें तो आपके पास आ रहा है n यानी कि n, और नीचे कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता माइनस का, यानी कि कौन है यहाँ पे? 1। तो ये हो गई एक टर्म। उसके बाद क्या बचा? आखिर में सिर्फ माइनस का an। ठीक है, अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी माइनस हमने साइन लगाया था, तो प्लस के SN से माइनस का SN कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास बचा सिर्फ 0। इसके बाद आपने इसको किस तरह सॉल्व करा? माइनस का an है, यहाँ पे आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू के इस तरफ, तो ये हो जाएगा an यहाँ पे आके प्लस का। an इज इक्वल्स टू 3 + 3 + 9 की जगह 3 की पावर स्क्वायर प्लस 27 + 81 + n - 1 टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, यहाँ पे एंड सो ऑन का साइन आप लगाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोपेगेशन की बात हो रही है, जीपी की बात हो रही है। तो जीपी की बात होते हुए, अच्छा यहाँ पे जीपी की बात हो रही है तो आप जीपी के फॉर्मूले में 3 टर्म्स होती हैं। पहली होती है a, मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो a होती है। सेकंड वैल्यू कॉमन रेशियो होता है, वो आपके पास r कहलाता है, और लास्ट वैल्यू आपके पास n कहलाती है। तो आपने जीपी की टर्म की वैल्यूज शो कर देनी है। an इज इक्वल्स टू 3 प्लस आपने बता देना है जीपी विद, यानी कि हमने क्या वैल्यूज़ निकाली? जीपी की वैल्यूज़ ये आ रही हैं भाई। फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है a, और a आ रहा है आपके पास 3। सेकंड वैल्यू आपके पास होती है r, और r भी आ रहा है आपके पास 3। एंड द थर्ड वैल्यू इज़ n, यानी कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास आ रही हैं n - 1। ये आपके पास जीपी की कुछ वैल्यूज़ हाईलाइट हमने करी हैं। तो यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला मैं शो कर रही हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल्स टू a इंटू r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये आपके पास जीपी का होता है सम का फॉर्मूला। जीपी यूज़ करें तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगेगा, अगर एपी यूज़ करते तो एपी के सम का फॉर्मूला आता। अब जहाँ पे ए है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे, जहाँ पे आर है वहाँ पे भी हमें 3 पुट करना है, और जहाँ पे एन नज़र आ रहा है वहाँ पे हम n - 1 पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ SN इज इक्वल्स टू a की जगह आ जाएगा 3। अच्छा, एक चीज़ जहन में रहे कि हमने जो ये फार्मूला पुट करा है, फार्मूला इस ब्रैकेट के बाद से पुट करा है, तो ये जो 3 प्लस है ये आपके पास एज इट इज़ चलता रहेगा नीचे तक। ठीक है, तो ये 3 प्लस वही वाला है जो आपका स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 3
प्लस अब हम फार्मूला पुट करेंगे ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3, ए की वैल्यू 3 के बाद वैल्यू है आर की वैल्यू भी 3 थी, एन की वैल्यू आपको पता है n-1 है, फिर -1 अपॉन आर यानी कि 3-1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमने Sn का फार्मूला पुट कर दिया। फार्मूला पुट करने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर देंगे। Sn इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अब ये 3 ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9 हम नहीं कर सकते तो इसको हम इस तरह करके लिख सकते हैं 3.3n-1, क्योंकि डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है। फिर -3 1 3 डिवाइडेड बाय 3 में से 1 माइनस करा 2। मजीद अगर इसको सॉल्व करें तो ये इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, यानी कि हमने LCM ले लिया तो 2 3 हो जाएगा 6 प्लस, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3.3n-1। आपको पता होना चाहिए, शुरू से एक जुमला मशहूर है मैथ्स में, बेसिस सेम पावर ऐड, यानी कि दोनों बेसिस हैं और इसकी पावर है n-1, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो इसकी पावर है 1, तो इसके प्लस के 1 से इसका माइनस का 1 हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास 3 की पावर सिर्फ n आ रही है। अगर हम इसका होल आंसर देखें तो क्या आ रहा है 3 की पावर n, तो इस पूरी वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 की पावर n माइनस 3 अपॉन 2 1 2। देन Sn इज इक्वल्स टू, नंबर सिर्फ ये दो हैं, माइनस कर देंगे, 6 में से 3 माइनस करा 3 बचा, 3 प्लस 3n अपॉन 2। अच्छा, ये आपके पास सम के फार्मूला पुट करने के बाद इस तरह से कुछ वैल्यू आ रही है। अगर मैं कहूँ कि 1/2 को आप कॉमन ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बचा 3 की पावर n प्लस 3। तो यहाँ पे आपके पास फॉर सम सीरीज़ का आपको ओपन करना पड़ेगा, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे आपने लिखा फॉर सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ सीरीज़ किस तरह से ओपन करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को आप सबमिशन प्रोवाइड कर देते हैं। सबमिशन किस तरह प्रोवाइड करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू 1/2, अच्छा 3n को सबमिशन देंगे तो ये हो जाएगा सबमिशन 3 की पावर n प्लस 3 के पास n नहीं है तो आप सबमिशन 3 से पहले लिखेंगे, 3 को सबमिशन से पहले लिखने के बाद n जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे n0 लगा दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गौर करें सबमिशन ऑफ 3n, यानी कि यहाँ पे दोबारा 3n के सबमिशन को खोलना पड़ेगा और कहाँ तक खोलना पड़ता है, n टर्म्स तक, ठीक है। तो Sn इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़। सबमिशन ऑफ 3n को हमने जब ओपन किया तो किस तरह, 3 की पावर 1 जो हम लिखते नहीं हैं, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा होता है 3 की पावर n, तो हम इस तरह ऑन सो करके 3 की पावर n कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे सबमिशन ऑफ 3n लिखा हुआ था। सबमिशन का मतलब कि आप प्लस से वैल्यू को ओपन कर दो, तो हमने 3 की पावर n तक वैल्यू को इस तरह ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दूसरी वैल्यू है 3 सबमिशन n0। सबमिशन n0 यहीं पे आपको बता देती हूँ कि सबमिशन n0 बराबर होता है n के, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, फार्मूला है। तो यहाँ पे 3 सबमिशन n0 की जगह सिर्फ 3n आ जाएगा प्लस 3n, सही है भाई। इस तरह से वैल्यू आ गई। फिर Sn इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे आपके पास दोबारा सबमिशन सम ऑफ सीरीज़ का फार्मूला ओपन हो रहा है, आपको याद होना चाहिए, अभी ऊपर ही हमने एक फार्मूला पुट करा था और फार्मूला था सम ऑफ सीरीज़ का, Sn इज इक्वल्स टू a इंटू Rn-1 अपॉन R-1, ये आपके पास सम का फार्मूला था GP में करना है। तो a की वैल्यू आपके पास फिर से आ गई 3, r की वैल्यू दोबारा सेकंड वैल्यू होती है आपके पास आ गई 3, और n टर्म्स की बात हो रही है तो n की वैल्यू यहाँ पे n ही रहेगी। वैल्यूज़ पुट कर देंगे फार्मूला ओपन करते ही। फर्स्ट आपके पास जो टर्म है वो है a की जगह आ गया 3, देन ब्रैकेट ओपन, r की वैल्यू भी 3 है, n की वैल्यू n टर्म्स है यानी कि n-1 डिवाइडेड बाय r-1 यानी कि 3-1, ये फार्मूला आपने ओपन कर देना है। देन Sn इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई करा देते हैं दोबारा, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 3 1 3 डिवाइडेड बाय 3-1 2। बिल्कुल सेम वही स्टेप जो अभी हम ऊपर क्वेश्चन में सॉल्व करके आ रहे हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करिए। फिर Sn इज इक्वल्स टू, अगर आप देखें तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं लिखी और वो क्या है, ये प्लस का 3n साथ साथ नीचे चलता रहेगा, प्लस 3n प्लस 3n प्लस 3n। अब यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा क्योंकि LCM को हमने ब्रेक कर, LCM हमने लिया है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 2 1 2 2 3 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3n माइनस 3 प्लस 6n। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऊपर भी मैंने ये स्टेप समझाया है, 2 इन दोनों के साथ था, इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो 2 1 2 ऑब्वियसली और 2 3 6।
फिर मैंने इसी स्टेप में नीचे डायरेक्ट आके 2 2 4 कर दिया, ठीक है। बाकी ऊपर अभी हमने देखा था 3.3n बराबर है 3 की पावर n के। किस तरह, दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे नॉर्मल हमने एलसीएम लिया है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, 2 1 2, 2 3 6, इसलिए यहाँ पे 6n आया है, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करा दिया है, 2 2 4। नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो 3 आपके पास कॉमन आ जाएगा। Sn इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3n माइनस इसका 3 हम बाहर ले चुके हैं ऑलरेडी कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 1 प्लस 6n एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। टोटली इसको आप वर्डिंग के फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, द सम ऑफ सीरीज ऑफ n टाइम्स इज Sn इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3n माइनस 1 प्लस 6n अपॉन 4। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के पास मौजूद है। प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आपको पुट करने और देखने कि क्या ये प्रूव हो रहा है 3 अलग अलग वैल्यूज से या नहीं। सबसे पहले आपने कहा अगर Pn रिप्रेजेंट करे अबव प्रोपोजिशन को, यानी कि अबव जो आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है, अगर Pn के बराबर इसको हम ले लें रिप्रेजेंट्स द अबव प्रोपोजिशन दैन, तो आपने सजेस्ट करा है कि अगर मैं ले लूँ n की जगह वैल्यू पुट करूँ 1, ठीक है। सो फॉर n इज इक्वल्स टू 1, तो Pn आपके पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है। Pn आपने इस पूरी इक्वेशन को लेट करा है, वैल्यू हमेशा यहाँ से पुट करना शुरू करते हैं। n की जगह हमने रखना है 1, यानी कि इस n की जगह आ जाएगा 1, दोबारा n प्लस 2 यानी कि 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/6 n की जगह दोबारा 1, n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1, 2n प्लस 7 यानी कि 2 1 प्लस 7। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो 1 1 प्लस 2 3, 1/6, 1 1 ज़ा 1 ये ख़त्म, 1 प्लस 1 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 5 में 2 प्लस करा 9, 7 में 2 प्लस करा 9, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा। इसको मज़ीद मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ। 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल्स टू 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18 यानी कि 18/6, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। आपने देखा कि अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड 3 इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है, यानी कि हमें पता चला कि अगर हमने 1 पुट करा है सो Pn इज़ ट्रू, यानी कि ट्रू हो गया। किसके लिए ट्रू हो गया, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब मैंने कहा कि n इज इक्वल्स टू 1 पुट कर लिया। आप k पुट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वर्डिंग लिखनी पड़ती है। पहले बता चुकी हूँ आपको वीडियोज़ में कि जो क्वेश्चन वर्डिंग वाला होता है उसका आंसर ज़्यादा से ज़्यादा वर्डिंग में ही आपको पुट करना होता है। आपने कह दिया लेट रिजल्ट टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, सो वी पुट n इज इक्वल्स टू k, यानी कि हम n की जगह क्या पुट कर लेंगे, n की जगह k पुट करके देखेंगे। अब k पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, कहाँ से पुट करेंगे, n प्लस 2 यानी कि k इंटू k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/6 n यानी कि 1/6 k, n प्लस 1 यानी कि k प्लस 1, n प्लस 1 यानी k प्लस 1, 2n प्लस 7 यानी कि 2k प्लस 7। अच्छा, सबसे पहले हमने 1 पुट करा, उसके बाद मैंने n इज इक्वल्स टू k पुट करा और आपने बता दिया कि बस इस इक्वेशन को यहीं पे आपने कह दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब 1 पुट कर लिया आपने, k पुट कर लिया। अब आप k प्लस 1 पुट करने के लिए देखेंगे कि क्या ऐड कर सकते हैं, तो आपने वर्डिंग यहाँ पे शो करनी है। नाउ वी विल प्रूव, नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, ठीक है। सो वी ऐड, अब हम क्या ऐसा ऐड करें बोथ साइड जो कि हमारे पास इंटीजर सॉल्व हो जाए। तो आप पेंसिल से सॉल्व करके साइड में देखेंगे ये आपके पास k की वैल्यू है, k की वैल्यू है k इंटू k प्लस 2, और यहाँ पे हमने क्या लिया है कि हम n की जगह यानी कि k की जगह k प्लस 1 अगर पुट करें तो इस k की जगह भी आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 और इस k की जगह भी आपके पास आ जाएगा k प्लस 1 और ये प्लस का 2 एज इट इज़। अगर इसको मजीद सॉल्व करें तो ये क्या हो रहा है, k प्लस 1 एंड k प्लस 3।
यानी आपको पता चला कि अगर मैं इस वाली वैल्यू में k की वैल्यू पुट कर दूं k+1 तो हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ रहे हैं, एक k+1 का और एक k+3 का। तो अब दोबारा की वर्डिंग पढ़ते हैं। नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। कह रहे हैं कि अगर हम ये वैल्यू पुट करें सो वी ऐड, हमें क्या दो चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, ये हमें पता चल गया कि हमें ये दो ब्रैकेट्स ऐड करने हैं। सो वी ऐड k+1 एंड k+3 टू बोथ साइड्स, यानी कि इक्वेशन की दोनों साइड्स आपको ये दोनों ब्रैकेट क्या करने हैं, ऐड करने हैं। ठीक है, तो ऐड करके देख लेते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा k इंटू k+2 k+1 k+3। अब आपको पता है कि हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो फार्मूला का ओपनिंग साइड होता है, तो वहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट होती है, उस वैल्यू को हम सॉल्व नहीं करते। इज इक्वल्स टू 1/6 k+1 2k+7 एंड अच्छा प्लस करें हमने k+1 इंटू k+3। अब हम इज इक्वल्स टू के बाद से सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो मैं इसकी जगह डायरेक्ट इज इक्वल्स टू लगा रही हूँ। 1/6 k इंटू k+1 2k+7 प्लस k+1 एंड k+3। आपको बहुत अच्छे से पता है ये जो 6 लिखा हुआ है ये पूरी ये वाली वैल्यू के साथ है, और अगर प्लस के बाद इस वैल्यू को सेपरेट कर दें तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जहाँ पे होता है वहाँ पे मैं बहुत बार बता चुकी हूँ 1 होता है, यानी कि इस पूरे के साथ 6 मौजूद है, इस पूरे के साथ 1 मौजूद है। 6 1 जा 6 आपके पास आ जाएगा कॉमन। ठीक है, 6 आ गया कॉमन, ऊपर सिर्फ ये वैल्यू बची k इंटू k+1 2k+7, और इसके पास जाहिर है 6 नहीं था तो इसके ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं, एलसीएम का रूल है। तो जब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये हो जाएगा 6 इंटू k+1 एंड k+3। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी ये इक्वेशन बन गई है जो कि इस तरह एलसीएम के फॉर्म में आपने लिखी है। अब आप अगर गौर से देखो तो k+1 प्लस से पहले भी लिखा हुआ है और k+1 प्लस के बाद भी लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको कॉमन ले सकते हैं और नीचे 6 दोनों के साथ है, तो आपने दो चीज़ें कॉमन ले ली, k+1/6 आपने ले लिया कॉमन। अब देखते हैं अंदर क्या बचा हमारे पास, k+1 बाहर आ चुका है, यहाँ पे सिर्फ बचा k इंटू 2k+7, फिर बीच में आ गया प्लस 6 हम बाहर ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अच्छा ये नीचे वाला 6 था, ऊपर सिर्फ बचा 6 और k+3 क्योंकि k+1 हमने ले लिया है बाहर कॉमन। अब नॉर्मल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सवाल बचा है, यानी कि k+1/6 ये तो वही वाला है जो हम कॉमन ले चुके थे। फिर k को 2k से मल्टीप्लाई कराया 2k² और k को 7 से करवाया तो ये हो जाएगा 7k। तो आपने किस तरह लिखा 2k² प्लस 7k प्लस, फिर 6 को k से करवाया तो 6k, 6 को 3 से करवाया तो 18, यानी कि 6k = 6k प्लस 6 3 = 18। मज़ीद सॉल्व कर लें, k+1/6 2k², 6 में 7 प्लस कर देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों के पास k मौजूद है, तो ये हो जाएगा 13k प्लस 18। हाँ भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। फर्स्ट वैल्यू के साथ स्क्वायर है, सेकंड के साथ सिर्फ आपके पास वेरिएबल है, थर्ड आपके पास कांस्टेंट है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करते थे, अगर आपको याद हो 18 2 हो जाएगा 36, और जो मल्टीप्लाई होता है उसका ले लेते हैं एलसीएम। 4 9 36, 9 1 9, और एलसीएम लेने के बाद इन दो वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करते हैं तो बीच वाली वैल्यू आती है। क्लास 9 का सवाल था, 9 में आप 4 प्लस कर दें तो आपके पास आ रहा है 13, और हमें 13 ही चाहिए था, यानी कि k+1/6 2k² 13k की जगह आ जाएगा 4k प्लस 9k प्लस 18, देन अगेन k+1/6 कॉमन ले लेंगे, ये दो वैल्यूज़ एक साथ हो गई, ये दो एक साथ हो गई, 2k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 2k पूरा आ गया, सिर्फ बचा k प्लस 2 के टेबल में 4 आता है 2 × 2, फिर प्लस 9 कॉमन आ रहा है, अगेन अंदर बचा k प्लस 9 के टेबल में 18 आता है 2 टाइम्स, ब्रैकेट सेम आ रहा है k+2 यानी कि k+1/6 k+2 और 2k + 9। कहने को आपका आंसर ये आ चुका है, लेकिन आपने यहाँ पर एक जुमला कहा था कि हमें कुछ इस तरह करना है कि हम k+1 को रिजल्ट प्रूव कर सकें कि वो ट्रू है। तो आप इसको किस तरह मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, k+1/6 k+2 को हम डिवाइड कर देंगे दो हिस्सों में, तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये आपके पास आ गया k+1। इसी तरह हम 9 को भी कर देंगे, तो 2k + 9 को हमने इस तरह कर दिया 2 + 7 में तोड़ दिया, क्योंकि 7 + 2 भी 9 ही होता है, तो ये आपके पास आ गया k+1/6 फिर k+1 + 1, और गौर से अगर देखें तो इसमें कॉमन आपके पास आ गया 2, अंदर बचा k+2 की जगह आ गया 1 + 7। यही चीज़ हमने कही थी कि हमें कुछ इस तरह का आंसर चाहिए जिसमें k+1 आपके पास आ रहा हो। तो आप और से अगर देखें तो तीनों आपके पास वैल्यूज़ में k+1 आ चुका है।
अब हम लिख देंगे पी एन इज़ ट्रू फॉर के प्लस 1। नाउ पी एन इज़ ट्रू फॉर के प्लस 1 के लिए भी हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर। मैंने बताया था वर्डिंग वाला क्वेश्चन हमेशा वर्डिंग में ही आंसर आता है। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से वर्डिंग में दिया हुआ था, तो इसका आंसर भी आप वर्डिंग में पुट करेंगे। आंसर किस तरह आ जाएगा, दस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक, मैथमेटिकल इंडक्शन द रिजल्ट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8A आपके पास मौजूद है, साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब आपको बराबर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक बराबर हो, तो मैंने कहा मैं राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर देती हूँ। इसमें आपके पास फंक्शन ज़्यादा है तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन अगेन उतारा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। देन आपने बताया कि हम कौन सी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, तो देन टेकिंग राइट हैंड साइड क्या मौजूद है, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा कॉस 2 थीटा। मैंने कहा 4 को अगर मैं तोड़ दूं तो दो हिस्सों में ये 2 और 2 हो सकता है, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 में आपने तोड़ा इस तरह से 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 2 थीटा, यानी कि इसको इस तरह लिखूं या फिर इस तरह लिखूं, बात एक ही है क्योंकि बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं आ रहा, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। फिर आपने एक फार्मूला शो कर देना है। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन और कॉस के। ये फार्मूला है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन और कॉस के, यानी कि राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी, 2 एज इट इज़ 2 साइन कॉस, यानी कि इन 3 की जगह आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा एंड ऑलरेडी क्या है कॉस 2 थीटा। तो वैल्यू किस तरह बन जाएगी, अगर ब्रैकेट मैं ओपन कर दूं, 2 साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा। तो एक फार्मूला आपके पास और लग जाए, और वो फार्मूला क्या है, फार्मूला आपके पास आ गया कि साइन 4 थीटा बराबर होता है 2 साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा के। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी, इस पूरी वैल्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 4 थीटा, यानी कि राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ्ड। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8B मौजूद है। ये भी आपके पास प्रूफ करने का सवाल है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूफ करें। तो मैंने कहा क्वेश्चन में अगेन नहीं उतार रही, आप लोग उतार लिएगा सॉल्व करते हुए। मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या मौजूद है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे लेट कर लेनी है, सपोज कर लेनी है कि अल्फ़ा बराबर है यू के और बीटा बराबर है वी के। ठीक है, ये आपको सपोज कर लेना है कि अल्फ़ा बराबर है यू के और बीटा बराबर है वी के। तो अगर इसको मैं साइन अल्फ़ा नहीं पढ़ूँ, साइन यू पढ़ूँ, और साइन बीटा नहीं पढ़ूँ, साइन वी पढ़ूँ, तो हमारे पास मैथ्स में एक फार्मूला मौजूद है साइन यू प्लस साइन वी का, साइन यू प्लस साइन वी, और वो क्या फार्मूला मौजूद है, 2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 कॉस यू माइनस वी अपॉन 2। ये फार्मूला आपके पास मौजूद है साइन यू प्लस साइन वी का। ठीक है, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अब इसी तरह अगर इस अल्फ़ा को यू कह दें और इस बीटा को वी कह दें तो ये क्या हो जाएगा, साइन यू माइनस साइन वी। तो एक फार्मूला और आपके पास जो मौजूद है वो क्या है, साइन यू माइनस साइन वी इज इक्वल्स टू 2 कॉस यू प्लस वी अपॉन 2 साइन यू माइनस वी अपॉन 2। ये दो फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत आसान हो गया सवाल। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा था, यानी साइन यू प्लस वी था, तो इन पूरे वैल्यू की जगह हम ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी,
2 साइन u प्लस वी यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, फिर कॉस u माइनस वी यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू पुट हो गई। फिर बीच में आपके पास क्या है, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन है। फिर आपके पास नीचे वाली वैल्यू है साइन u माइनस साइन v, इसका भी फॉर्मूला आपको पता है 2 कॉस u प्लस वी अपॉन 2 साइन u माइनस वी अपॉन 2। ठीक है, अच्छा आपको अच्छे से पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसके उलट के, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो ये दो भी फार्मूलाज हैं जो कि मेजर फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस, अच्छा 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन, एंगल क्या है सेम है यानी कि एक दफ़ा आ गया। फिर आपके पास क्या है कॉस अपॉन साइन यानी कि कॉट, एंगल क्या है सेम है यानी कि एक दफ़ा आ जाएगा। और यही चीज़ आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए थी, टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। यह आ गया टेन अल्फ़ा प्लस बीटा कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा। देन आप लिख देंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अच्छा भाई, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 4 and 5 यूनिट्स, फाइंड द थर्ड साइड सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 6 स्क्वायर। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको मैं एक आइडिया दे रही हूँ कि एक साइड जिसको हमने ए कह दिया, दूसरा साइड बी और तीसरा साइड हो गया सी। ठीक है, अब दो साइड गिवन है तो ए और बी को कंसिडर कर लेते हैं, यानी पहला साइड ए 4 यूनिट्स, दूसरा साइड बी यानी कि 5 यूनिट्स, और तीसरा साइड यानी कि थर्ड साइड फाइंड करना है तो सी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आगे वो कह रहे हैं सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मैं आपको दे रहा हूँ और वो कितना है 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब आपको थर्ड साइड मालूम करना है। थर्ड साइड मालूम करने के लिए एक फार्मूला लगता है, जो फार्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। अब अगर इस फार्मूले को मैं देखूं तो सी मालूम करना है, ए बी की वैल्यूज़ मौजूद हैं और कॉस गैमा नहीं है। ठीक है, तो कॉस गैमा निकालने के लिए या सिर्फ गैमा की वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला और लगता है, जो कि है कि ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2ab साइन गैमा। इस फार्मूले के थ्रू हम गैमा निकाल लेंगे। गैमा निकालने के बाद वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे इसमें, तो फार्मूले की वैल्यूज पुट करते हैं। ट्राइंगल की वैल्यू 6 मौजूद है, 1/2 a यानी कि 4, b यानी कि 5, साइन गैमा की वैल्यू आपके पास नहीं पता आपको अभी। फिर 6, 4 5 ज़ा 20, या इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10 साइन गैमा। फिर आपने बताया कि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 6/10 इज इक्वल्स टू साइन गैमा। 10 और 6 यानी कि 6 और 10 को डिवाइड करा, आंसर आपके पास आ गया 0.6 इज इक्वल्स टू साइन गैमा। मिरर करके लिख दें तो साइन गैमा इज इक्वल्स टू 0.6। हमें सिर्फ गैमा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा साइन इनवर्स, तो गैमा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.6। क्या आंसर आ रहा है इसका? साइन इनवर्स को इस तरह पुट करते हैं, कैलकुलेटर के कॉर्नर पे लास्ट शिफ्ट का बटन है, शिफ्ट बटन प्रेस करके साइन प्रेस कर दिया, वैल्यू पुट कर दी 0.6, आंसर आया 36.869, यानी कि आपके पास गैमा का आंसर आ गया 36.869। अब इस गैमा के आंसर को मैं पहले वाले फार्मूला में पुट कर दूंगी। क्या है फार्मूला? सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह 4 स्क्वायर, बी की जगह 5 स्क्वायर माइनस 2, ए बी की जगह 4 and 5 कॉस गैमा की जगह 36.869। देन अगेन 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25 माइनस 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। कॉस की वैल्यू निकालने लिए कॉस 36.869 0.800 0.800। 25 में आप प्लस कर देंगे 16 को, तो ये आंसर आ जाएगा 41। इन दो को मल्टीप्लाई करा देते हैं, 40 मल्टीप्लाई 0.800, आंसर आया 32। अच्छा, ये सी स्क्वायर चल रहा है। अच्छा भाई, सी स्क्वायर का आंसर आ गया माइनस करके 9,
रूट को बोथ साइड इसलिए लिया है क्योंकि सी के ऊपर स्क्वायर है और आपको सिर्फ सी चाहिए, तो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 9 को भी स्क्वायर अंडर रूट दे दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ सी बचा। अंडर रूट 9 का आंसर होता है 3, यानी कि ए का आंसर था आपके पास 4, बी का आंसर था 5 और सी का आंसर आपके पास आ गया 3 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास हम सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड एंगल। क्रॉस प्रोडक्ट के जरिए एंगल मालूम करके दिखाएं। दो एंगल्स दिए हुए हैं, तो पहले एंगल को आपने कंसिडर कर लिया एंगल ए, इस तरह से i माइनस 7j प्लस 7k, और दूसरा आपने वेक्टर b कंसिडर कर लिया 3i माइनस 2j प्लस 2k। कह रहे कि एंगल मालूम करो। आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट में एक एंगल फार्मूला लगता है और वो एंगल फार्मूला है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला आपके पास मौजूद है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। आपने बता दिया कि हम सबसे पहले ए क्रॉस बी सॉल्व करेंगे। ए क्रॉस बी सॉल्व करने का आसान तरीका है, दोनों के वेक्टर्स इस तरह से मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। ऊपर तीनों वेक्टर्स हाईलाइट होते हैं और नीचे तीनों वेक्टर्स की वैल्यूज, यानी कि ए की कुछ वैल्यू नहीं है 1 माइनस 7 प्लस 7, बी की 3 माइनस 2 प्लस 2, और ये आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पहली आप इस तरह से पहला एलिमेंट का पूरा कॉलम पूरा रो छुपाते हैं। जो 4 वैल्यूज़ हैं वो 4 वैल्यूज़ आपके एक और मैट्रिक्स में आ जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपके पास आई का इस तरह से एक बॉक्स बन गया, सेकंड है आपके पास जे का इस तरह से एक बॉक्स बन गया, एंड द थर्ड वन इज़ के वेक्टर का इस तरह से एक बॉक्स बन गया। फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस होता है, सेकंड के साथ माइनस लगता है, थर्ड के साथ दोबारा प्लस, साइन ऑल्टरनेट चलते हैं। आई का रो कॉलम छुपाया तो आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं -7 -2 7 एंड 2। जे का पूरा कॉलम और रो छुपाया तो 4 वैल्यूज़ बची 1 3 7 2, और के का पूरा कॉलम और रो अगर छुपाई तो 1 3 -7 -2। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वेक्टर आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी 7 2 14 माइनस का, फिर रूल कह रहा है बीच में माइनस आएगा, और 7 2 एक और 14 माइनस का, देन माइनस जे, 1 2 2 7 3 21, यानी कि 2 1 2 माइनस 21, देन प्लस के 2 1 2 माइनस का, 7 3 21 माइनस का 2, एक रूल का माइनस और एक -21 आंसर का। मज़ीद इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस माइनस करके, तो वेक्टर आई का आंसर आपके पास -14 माइनस माइनस प्लस 14, वेक्टर जे का आंसर आपके पास 21 में से 2 माइनस करा 19, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का 19, फिर वेक्टर के का आंसर -2 माइनस माइनस प्लस 21। ठीक है, मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ए क्रॉस बी -14 से +14 कैंसिल, यानी कि आई वेक्टर की पूरी वैल्यू क्या हो गई 0, माइनस माइनस प्लस 19j प्लस 21 में से 2 माइनस करा 19k ही आपके पास बचा, बड़ी वैल्यू प्लस की थी, यानी कि ए क्रॉस बी का आंसर आपके पास आ रहा है 19j प्लस 19k। ए क्रॉस बी आ गया। ए क्रॉस बी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। लास्ट क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाया है मैंने। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है तमाम वेक्टर्स को अंडर रूट के अंदर प्लस की वैल्यूज़ में रखकर स्क्वायर दे देंगे। इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। अच्छा भाई, अंडर रूट 19, सबसे पहले 19 का स्क्वायर क्या आ रहा है 361, यानी कि अंडर रूट 361 प्लस 361 प्लस कर लेते हैं 361, आपके पास आंसर आ गया 19√2। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपके पास आ रहा है 19√2। अब आपके पास इस फॉर्मूला में ऊपर वाली वैल्यू पूरी हमने फाइंड कर ली है,
अब नीचे वाली वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यहाँ पे आपने हेडिंग डाल देनी है इस तरह से, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अच्छा भाई, ए की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, आई -7 + 7, यानी कि अंडर रूट में आप वैल्यूज प्लस कर देंगे इस तरह से, आई यानी कि 1 -7 + 7, इस तरह से तीनों वैल्यूज पुट करके स्क्वायर दे दिया है। 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, प्लस कर लेते हैं तीनों को, क्या आंसर आ रहा है, 1 + 49 + 49, आपके पास आंसर आ गया 3√11, किसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का आंसर आ गया 3√11। ठीक है, अब इसी तरह से मैग्नीट्यूड बी निकालना है, तो हेडिंग आ जाएगी फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यूज पुट कर देंगे, बी वेक्टर क्या गिवन है, 3 - 2 + 2, 3 - 2 + 2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी को भी प्लस कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 4 + 4 √17। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, sin θ = a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। वैल्यूज़ पुट करते हैं, क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, sin θ = a क्रॉस b के मैग्नीट्यूड का आंसर था 19√2, 19√2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का आंसर 3√11, मैग्नीट्यूड ऑफ b का आंसर √17। sin θ = 19√2 डिवाइडेड बाय, अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो √11 को मल्टीप्लाई कर दिया √17 से, तो आंसर अगर मैं इस तरह लिखूं 3√11 मल्टीप्लाई √17, तो 3√187, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करा के आ गया 187 और बाहर आ गया 3। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को मैं डिवाइड कर लेती हूँ, sin θ = पूरी वैल्यू जब डिवाइड हो जाएगी, कैलकुलेटर में पुट करना भी हाथ के हाथ सीखें। ये लेफ्ट कॉर्नर पे आपके पास अपॉइंट का साइन है, पहली वैल्यू क्या है 19, 19 पुट करी, देन अंडर रूट, वैल्यू है अंडर रूट में 2, फिर आपने इसको नीचे कर दिया है, फिर वैल्यू है 3, दोबारा अंडर रूट 187, आपके पास होल आंसर आया 0.6549, यानी sin θ आ गया 0.6549। sin θ यहाँ पे साइन है, = के उस तरफ जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा 0.6549। साइन इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे, दोबारा शिफ्ट दबा के साइन दबाया, 0.6549, आंसर आ गया आपके पास साइन इन्वर्स 0.6549, 40.91 एंगल आ रहा है 40.91। पॉइंट के बाद अगर 6 से बड़ी वैल्यू हो तो पीछे 1 ऐड हो जाता है, यानी कि 40 में 1 ऐड करा, 41 डिग्री आपके पास आ गया आंसर। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फाइंड द एंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द एंगल, एंगल हमने मालूम कर लिया। ये आपके पास एक होल फार्मूला है, सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू निकाली, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाला, फिर हमने ए मैग्नीट्यूड, फिर हमने बी मैग्नीट्यूड निकाला, फिर इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इस तरह से पुट कर दिया, फिर इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड करा के एक आंसर निकाला, साइन को इस तरफ लाके इन्वर्स कर दिया, साइन इन्वर्स की वैल्यू निकाली, आखिर में एंगल का आंसर आ गया।